इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय बहुत ही खास है, पारिवारिक शांति और घर में होने वाले उन छोटे बड़े झगड़ों के पीछे का विज्ञान। सच कहें तो ये एक ऐसा विषय है जो हम सबके जीवन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि घर के छोटे मोटे मनमुटाव इतनी जल्दी बड़े झगड़ों में कैसे बदल जाते हैं। मतलब 1 मिनट पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल होता है और अगले ही पल कोई मामूली सी बात एक भयंकर बहस का रूप ले लेती है। देखा जाए तो कमोबेश ये पूरी दुनिया में हर घर की कहानी है। इस पूरी उलझन को सुलझाने के लिए ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन 6 पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, पारिवारिक कलह की जड़ें। दूसरा, गुस्से का न्यूरोसाइंस। तीसरा, भावनाओं के फैलने का प्रभाव। चौथा, आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन की कला। पांचवां, अहिंसक संचार। और छठा, शांतिपूर्ण पेरेंटिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, पारिवारिक कलह की जड़ें। अब देखिए, अगर हम अलग अलग मान्यताओं पर गौर करें तो अक्सर 2 अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। कई पारंपरिक विचारधाराओं में माना जाता है कि वास्तु दोष, घर की गलत दिशा या यहाँ तक कि कांटेदार पौधे, ये सब घर में नकारात्मकता और झगड़ों का कारण बनते हैं। वहीं दूसरी ओर हमारी आधुनिक क्लिनिकल साइकोलॉजी बिल्कुल अलग बात कहती है। उसका मानना है कि अत्यधिक तनाव, बहुत ज्यादा व्यस्त दिनचर्या और इमोशनल बर्नआउट ही इन दूरियों की असली वजह है। कुल मिलाकर ये तुलना साफ दिखाती है कि घर की शांति भंग होने पर इंसान अपने अपने तरीके से इसके कारण तलाशने की कोशिश करता है। और रिसर्च भी बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि ये तनाव ही अक्सर परिवार के आपसी समीकरणों को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इसके कुछ बहुत ही आम लक्षण होते हैं, जैसे बिना किसी ठोस बात के बार बार बहस होना, हमेशा एक अजीब सी थकावट महसूस करना, छोटी छोटी बातों पर बुरी तरह भड़क जाना और अपनी असली भावनाओं को अंदर ही अंदर घोटते रहना। असल में होता क्या है कि तनाव के कारण आपसी बातचीत का जो एक स्वाभाविक तरीका होता है ना, वो टूट जाता है और लोग परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत ही अस्वस्थ तरीके अपनाने लगते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, गुस्से का न्यूरोसाइंस यानी इसके पीछे का तंत्रिका विज्ञान। दिमाग के भीतर उस समय क्या चल रहा होता है, ये जानना वाकई बहुत ही दिलचस्प है। जब भी कोई विवाद होता है तो हमारे मस्तिष्क का एक खास हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। ये एक तरह का ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम है जो फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो या भागो वाली आपातकालीन प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर देता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम मुख्य रूप से हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इस बात को एक बहुत ही मशहूर और मज़ेदार प्रयोग से समझा जा सकता है। डॉक्टर मिल्स्टीन के एक अध्ययन में एक बंदर को कोई काम करने के बाद खीरा दिया गया, जबकि वो अंगूर मिलने की उम्मीद कर रहा था। तो अंदाज़ा लगाइए उसने क्या किया। उसने गुस्से में वो खीरा वापस फेंक दिया। ये इस बात का एकदम सीधा और सटीक प्रमाण है कि जब भी किसी को अन्याय या भेदभाव का एहसास होता है तो मस्तिष्क में गुस्सा तुरंत सक्रिय हो जाता है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो गुस्से के मुख्य रूप से 2 ट्रिगर होते हैं। पहला, जब हमारी उम्मीदें टूट जाती है, और दूसरा, जब हमारे लक्ष्यों के बीच अचानक से कोई रुकावट आ जाती है। यहाँ एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, गुस्सा अपने आप में कोई विलन नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है। ये तो बस एक नॉर्मल इमोशनल सिग्नल है जो ये बताता है कि कोई लक्ष्य या कोई उम्मीद अभी पूरी नहीं हो पाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, भावनाओं के फैलने का प्रभाव। इस पूरी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में इमोशनल कंटेजन या भावनात्मक संक्रमण कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये वो घटना है जिसमें इंसान बिल्कुल अनजाने में अचेतन रूप से दूसरों के मूड को ग्रहण कर लेता है। हम इंसानों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि हम दूसरों की भावनाओं को स्पंज की तरह बहुत जल्दी सोख लेते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर घर में किसी एक व्यक्ति का दिन बहुत खराब गया है तो वो पूरे घर के माहौल को अपने उस तनाव से संक्रमित कर सकता है। और इसके पीछे की वजह है हमारे दिमाग में मौजूद मिरर न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाएं। ये कोशिकाएं सिर्फ तब सक्रिय नहीं होती जब कोई काम किया जाता है, बल्कि तब भी सक्रिय होती हैं जब किसी और को वो काम करते हुए देखा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक आज भी मिरर न्यूरॉन्स की सटीक भूमिका पर शोध कर रहे हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं की नकल करने की इस अनजाने वाली प्रवृत्ति को समझना, यही घर के तनावपूर्ण माहौल को शांत करने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसी के साथ हम आते हैं चौथे भाग पर, जो है आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन की कला।
ये एक बहुत ही शानदार विचार है कि पारिवारिक जीवन या बच्चों की परवरिश में शायद ही कभी हमारे दिमाग की उस ऑटोमेटिक फाइट या फ्लाइट वाली इमरजेंसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। सच तो यह है कि रोजमर्रा की ज्यादातर स्थितियां कोई जानलेवा इमरजेंसी नहीं होती जिन पर चीखने या बहुत ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत पड़े। तो ऐसे में खुद को नियंत्रित कैसे किया जाए, इसके 3 बेहद कारगर कदम हैं। सबसे पहले, रुकें। दूसरे कदम में उस पल की जिद या उस समय के एजेंडे को छोड़ दें। और तीसरा, गहरी सांस लें। बच्चों या जीवन साथी को शांत करने की कोशिश करने से पहले वयस्कों के लिए अपनी खुद की तीव्र भावनाओं को इस तरह से रेगुलेट करना बेहद जरूरी है। यहाँ एक और बात गहराई से समझने वाली है। गुस्सा अक्सर एक प्राइमरी भावना नहीं होता, ये सिर्फ एक सेकेंडरी इमोशन है। एक ढाल की तरह काम करता है जो गहरे डर, उदासी या शायद किसी छिपे हुए अपराध बोध को ढकता है। जब हम कुछ पल के लिए रुक जाते हैं तो हमारे दिमाग को इस गहराई में छिपी संवेदनशीलता को समझने और प्रोसेस करने का समय मिल जाता है, बजाय इसके कि वो बचाव में सीधे गुस्से से हमला कर दे। अब हम चर्चा करेंगे 5वें भाग की, अहिंसक संचार से संघर्ष को बदलना। मनोवैज्ञानिक मार्शल रोजनबर्ग ने अहिंसक संचार यानी नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट विकसित किया था। ये अत्यधिक व्यवहारिक और असरदार तरीका है। कमाल की बात यह है कि यह किसी भी असहमति के लहजे को पूरी तरह बदल सकता है। ये एक साधारण से झगड़े या हमले को एक रचनात्मक बातचीत में बदल देता है, जिससे आपसी संबंध टूटने की बजाय और गहरे होते हैं। इस संचार तकनीक के 4 बहुत ही स्पष्ट कदम हैं। पहला, बिना किसी फैसले या आलोचना के सिर्फ स्थिति का अवलोकन करना, बस ऑब्जर्व करना। दूसरा, अपनी भावनाओं को पूरी ईमानदारी से सामने वाले के साथ साझा करना। तीसरा, अपनी उन अधूरी जरूरतों को पहचानना जिनकी वजह से वो भावना पैदा हुई। और चौथा, अंत में एक स्पष्ट अनुरोध करना। ध्यान रहे, कोई मांग या हुक्म नहीं, बस एक अनुरोध। उदाहरण के लिए, सामने वाले पर दोष मढ़ने के बजाय सिर्फ ये कहना कि मुझे इस बातचीत में सम्मान की जरूरत महसूस हो रही है, किसी भी तनावपूर्ण स्थिति को बहुत ही शांति से सुलझा सकता है। अगर गहराई से देखा जाए तो इन 2 संचार शैलियों में जमीन आसमान का अंतर है। दोष देना, अपना बचाव करना या बातचीत से पूरी तरह कट जाना, ये सब हमारी एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया है, जबकि दूसरी तरफ सहानुभूति दिखाना और अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेना एक सच्चा जुड़ाव है। बेशक इन पुरानी आदतों को भूलने में और नया तरीका अपनाने में अभ्यास लगता है, लेकिन अंततः यही घर को एक सुरक्षित और खुशहाल वातावरण प्रदान करता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर, भाग 6, जुड़ाव और शांतिपूर्ण पेरेंटिंग। इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे शायद ये है। विज्ञान कहता है कि किसी भी रिश्ते में सिर्फ एक नेगेटिव बातचीत के प्रभाव को बेअसर करने के लिए कम से कम 5 सकारात्मक बातचीत की आवश्यकता होती है। इसे एक इमोशनल बैंक अकाउंट की तरह समझा जा सकता है। इस बैंक अकाउंट में हमेशा सकारात्मक भावनाओं का जमा रहना ही एक शांतिपूर्ण परिवार और अच्छी पेरेंटिंग की सबसे पक्की नींव है। घर में स्थायी शांति के लिए कुछ एकदम प्रमाणित रणनीति अपनाई जा सकती है, जैसे रोज सिर्फ 10 मिनट का ऐसा समय तय करना जहां बच्चा खेल का नेतृत्व करे। इसके अलावा अनुशासन सिखाने से पहले स्थिति को सहानुभूति की नज़र से देखना बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, ये याद रखना कि बच्चे का हर व्यवहार असल में उसका संवाद है, उसकी कोई अनकही बात है। सच मानिए, पारंपरिक रूप से सजा देने के तरीकों से कहीं ज्यादा असरदार एक मजबूत और सहानुभूतिपूर्ण जुड़ाव होता है। हम आज की इस चर्चा को एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय सवाल के साथ समाप्त करते हैं। घर में जब अगली बार कोई असहमति या विवाद उत्पन्न होगा, तो क्या प्रतिक्रिया वही पुरानी ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी या फिर एक सोच समझकर चुना गया जुड़ाव? यहाँ चर्चा किए गए तरीकों और विचारों का उपयोग करके इस सवाल का सही जवाब ढूंढना ही मुख्य उद्देश्य है। इन छोटी छोटी बातों पर गौर करके हम सब मिलकर अपने आसपास के पारिवारिक माहौल को और भी खूबसूरत बना सकते हैं।